हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द पीकॉक पोएम। ये सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी हुई हैं, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। ये डायस्पोरिक राइटर भी हैं और ये पोएम हमारे NCERT सिलेबस के 11th क्लास में डिस्क्राइब्ड है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएटेस के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और पोएम के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये पोएम सुजाता भट्ट ने लिखी है और डायस्पोरिक राइटर है, जो कि जर्मनी में रहती हैं। अब ये डायस्पोरिक क्या है? डायस्पोरिक राइटर्स वे राइटर्स हैं जो बेसिकली इंडिया से हैं, यानी कि बर्थ प्लेस उनका इंडिया है। उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो और किसी देश में सेटल हो गए और वहाँ से वो यहाँ के रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में कोई भी राइटिंग या पोएम या नॉवल लिखते हैं तो वो डायस्पोरिक राइटिंग में आ जाती है। सुजाता भट्ट की जो पोएम है ये यहाँ पर ये दिखाती है कि कैसे एक पर्सन जो है वो अपनी मदरलैंड से दूर होकर अनसेटलिंग फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करना चाहता है। कहने का मतलब कि वो परेशान है या दुखी है या अपनी कंट्री को याद कर रहा है। ये पोएम जो है ये ब्रूनिज़म कलेक्शन से ली गई है उनके। ये कलेक्शन का नाम है और इस कलेक्शन को कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ भी मिला था एशिया सेक्शन में 1988 में। ये पोएम जो है ये बताती है, पीकॉक पोएम जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। तो कैसे उन्होंने बर्ड की एक ग्लिम्स देखी और वो क्या फ़ील करती हैं इस बर्ड के बारे में, यानी पीकॉक के बारे में, ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो बताती हैं। आगे देखिए, ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर लिखी गई है, यानी पोएट की पर्सनल फीलिंग्स इससे अटैच होती हैं। फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी कि कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई फिक्स मीटर नहीं है। राइम स्कीम का मतलब होता है जहाँ पर एंड वाला जो वर्ड है वो सिमिलर हो, 2 लाइन में या 2 से ज़्यादा लाइन में। पोएटेस ने कोई फिक्स स्टेंजा फॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया है, यहाँ पर कोई राइम स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया है और स्टेंजा की लेंथ जो है वो भी वेरी करती है, यानी कि अलग अलग है। 2 स्टेंजा में ये पोएम डिवाइडेड है और पहला जो स्टेंजा है उसमें 8 लाइन्स हैं, जबकि जो दूसरा स्टेंजा है वो थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है और उसमें 21 लाइन्स हैं। फर्स्ट स्टेंजा का स्ट्रक्चर जो है वो जैसे किसी पोएम का इंट्रोडक्शन होता है वैसे है, जिसमें पीकॉक की ब्यूटी के बारे में बताया गया है और थीम के बारे में बताया गया है पोएम की। और सेकंड स्टेंजा में पोएटेस ये रिवील करती हैं कि वो पर्सनली कैसे अटैच हैं और क्या फील करती हैं पीकॉक के बारे में। तो पोएम की तरफ हम मूव करते हैं। His loud sharp call seems to come from nowhere, then a flash of turquoise in the peepal tree, the slender neck arched away from you as he descends। कि जो पीकॉक बर्ड है उसकी लाउड साउंड कहाँ से आपको बहुत दूर से सुनाई देती है और फिर उसके बाद में टर्कोइज यानी ब्लूइश कलर की एक फ्लैश यानी एक चमक आपको दिखाई देती है। कहाँ पर? पीपल के पेड़ में। द स्लेंडर नेक की जो पतली सी गर्दन है, आर्च्ड अवे यानी कि झुकी हुई है, फ्रॉम यू आपसे दूर, एज ही डिसेंड्स कि जैसे ही वो नीचे उतरता है, एंड एज ही डार्ट्स अवे और जैसे ही वो आपसे सडनली या क्विकली दूर जाता है, अ ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल कि आप क्या देख सकते हो? एक झलक देख सकते हो। किसकी? उसके जो लास्ट एंड होता है उसकी टेल का, उसकी एक ग्लिम्स, एक झलक आपको दिखाई देगी। तो पोएटेस यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन दे रही है और जो यूज़ कर रही है ही का, हिज का, तो ये पीकॉक को इन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटी यहाँ पर दी है। और जनरल डिस्क्रिप्शन देके ये बता रही हैं कि आउटवर्ड अपीयरेंस कैसी होती है, यूजुअली जो ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने की जगह जो होती है पीकॉक बर्ड की वो कौन सी होती है,
कैसा कलर होता है और कैसे वो नीचे उतरता है ट्री से और वापस से कहाँ चला जाता है, ये सारी डिटेल्स हम इस फर्स्ट स्टैंजा में देख सकते हैं। तो 8 लाइन ये कंप्लीट हो गई। आगे मूव करते हैं। I was told that you have to sit in the veranda and read a book, preferably one of your favorites। तो यहाँ पर I का जो यूज़ हुआ है तो पोइटेस ने ऑटोबायोग्राफिकल नोट का यूज़ किया है। ऑटोबायोग्राफिकल नोट जहाँ पे पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है आई और माई का यूज़ करके। तो यहाँ पर पोइटेस कहती है कि जब मैंने ये थॉट अपने माइंड में डेवलप किया कि मुझे पीकॉक बर्ड को देखना है, तो मुझे ये बताया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, बरामदे में बैठना पड़ेगा और आपको एक बुक लेनी पड़ेगी और वो बुक प्रेफरेबली यानी कि आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप बुक वो लो जो आपकी फेवरेट हो, विथ ग्रेट कंसंट्रेशन। और आप उस बुक को, अपनी फेवरेट बुक को फोकस के साथ में पढ़िए। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, और जिस मोमेंट में आप उस बुक के कंटेंट में बहुत ज़्यादा डीप चले जाओगे या आपको इंटरेस्ट आने लगेगा उस बुक रीडिंग में, अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू। तो आप क्या देखोगे कि आपकी तरफ कोई ब्लू शैडो आ रही है, यानी कि पीकॉक बर्ड नीचे उतर आया है। तो कहने का मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनकी ये क्वालिटी होती है कि जब कोई उनको नोटिस नहीं करता तब वो आपके पास आ जाएंगे। जब आप उनको कोशिश करोगे बुलाने की या पास में बिठाने की, तब वो पास नहीं आते। आगे नेक्स्ट लाइन्स है, द विंड विल चेंज डायरेक्शन, द स्टेडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस नियर बाय विल स्टॉप। तो जब पीकॉक बर्ड अपनी ड्वेलिंग प्लेस से नीचे उतरता है, यानी कि पीपल के पेड़ से नीचे आएगा, तो विंड भी क्या होगी, अपना स्लाइटली डायरेक्शन चेंज कर देगी। क्योंकि बहुत बड़ा बर्ड होता है, इस वजह से विंड की डायरेक्शन भी हल्की सी चेंज हो जाती है। और जो बीज हैं, जो बुशेस में जिन्होंने अपना प्लेस बना रखा है, बी हाइव्स बना रखे हैं, तो उनकी जो हमिंग साउंड है वो भी स्टॉप हो जाती है पीकॉक के आने से। और जो कैट जो होता है एनिमल, वो अवेक हो जाएगा इसके आने से। और स्ट्रेच का मतलब होगा कि अपने हाथ और पाँव को फैलाना शुरू कर देगा। आगे है, समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पीकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल। कि आपको तब फील होगा कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसने आपका अटेंशन ब्रेक कर लिया है, यानी कि जो आप बहुत कंसंट्रेटली आप बुक रीडिंग कर रहे थे तो वो अटेंशन आपका खो चुका है। और अगर आप अपनी बुक से हटके आप ऊपर देखेंगे इन टाइम कि उसी ड्यूरेशन में, तो यू माइट सी, आपको शायद दिख जाए पीकॉक बर्ड। और वो क्या कर रहा होगा तब, टर्निंग अवे, घूम रहा होगा, एज ही गैदर्स हिज टेल, कि जब पीकॉक बर्ड उड़ने ही वाला होगा तो वो अपने फेदर्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और फिर एक साथ में उड़ जाता है। टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज़, कि जो उसके फेदर्स पे जो आइज़ की फॉर्मेशन बनी होती है, शेप बनी होती है, तो उनको वो क्लोज़ कर लेता है। डार्क का मतलब जो डार्क कलर की होती हैं वो। और वॉयलेट फ्रिंज, वॉयलेट का मतलब वॉयलेट कलर से है और फ्रिंज का मतलब कलर्ड, कि जो उसके कलर्स हैं वो विथ गोल्डन एम्बर। गोल्डन एम्बर का मतलब कि येलो ब्राउनिश कलर जो है उनसे रिलेट करते हुए, तो उनके फेदर्स का कलर यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। इट इज़ अ टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक फॉर आइज़ दैट आर ऑलवेज ओपन, कि ये टेल ही होती है पीकॉक बर्ड की जो ब्लिंक करती है, यानी कि मूवमेंट करती है। क्योंकि जो उस पर आइज़ जैसी फॉर्मेशन होती है वो तो क्या होती है, हमेशा ओपन ही होती है। तो यहाँ पर सिम्बॉलिक भी है कि जो कलर्स हैं, वॉयलेट कलर्स हैं, वो पीकॉक बर्ड के फैदर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और पूरी पोइट्री में
पोइटेस ने एक्सेसिव इमेजरी का यूज़ किया है कि जैसे जैसे हम पोइट्री पढ़ते जाते हैं हमारे माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट होती है या वो पिक्चर बनती जाती है कि वाकई में पोइटेस क्या कहना चाहती हैं और उन्होंने उस टाइम में क्या फील किया होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं। आई होप आपको ये पोइट्री समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।